हेलो। इतनी कम तालियां, लंच तो सबने अच्छे से किया है ना? नहीं तो फिर आपसे एक एक्सरसाइज करवा लूं कि आपको कहूं क्या, खड़े होके तालियां बजा दो। फिर नींद भाग जाएगी। सोने का वक्त नहीं है ये। वैसे तो लंच के बाद गर्मी के मौसम में एसी में नींद अच्छी आती है, लेकिन इस मंच पे जो लोग बैठे हैं ना, उनका काम और उनकी बातें वो वैसे नहीं है कि आपको सोने दें। ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो हमें अगले भविष्य के लिए सपने देखने हैं, इसलिए सब लोग, पूरा ध्यान आपका अभी इस मंच पे होना चाहिए अगले कुछ मिनटों के लिए, और उसके बाद एक और सत्र होगा जिसकी हम शुरुआत करेंगे। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द 3 पैनलिस्ट, 3 फाइटर्स, 3 सर्वाइवर्स एंड 3 लीडर्स फ्रॉम देयर डिफरेंट फील्ड्स। बहुत सारी तालियां एक बार इनके लिए बजाइए। आप तीनों को बताना चाहती हूँ कि लोकमत विमेन समिट का ये 9वां साल है, और इस साल की जो हमने थीम रखी है उसका नाम है उड़ने की आशा। मतलब महिलाओं की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने, आकाश में उड़ान भरने के उनके ख्वाब, इससे रिलेटेड ही हमारी हर जो टॉपिक है वो है। तो इस सत्र का जो हमारा टॉपिक है वो है आज मैं ऊपर। हम सब ने सुना है वो गाना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। लेकिन एक महिला होने के नाते हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे क्षण कम होते हैं, क्योंकि हमें समझौते की और एडजस्टमेंट की आदत बचपन से होती है। तो अक्सर हम ही नीचे होते हैं और बाकी लोग आसमां में। लेकिन इस मंच पे यहाँ वो महिलाएं हैं जिन्होंने आसमां में बुलंदी से उड़ान भरी है, और वो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणा दे सकती हैं। तो इसलिए ये एक कॉमन सवाल तो सबसे रहेगा कि उनका आज मैं ऊपर मोमेंट कौन सा था। मैं रसिका से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप रसिका, यू आर इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, तो वहां तो वैसे भी नहीं, यू हैव टू वेट फॉर द हीरो, और आपकी पे पैरिटी का भी इशू है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उसमें भी आप अपने टर्म्स पे काम कर पाए हो, कर रहे हो, एंड यू आर अ फेस इन द क्राउड। डिफरेंट जो आपका काम है वो दिखता है, बोलता है आपका काम आपके लिए। सो सबसे पहला वो मोमेंट जब आपको लगा कि आज मैं ऊपर, अब मैं अपनी टर्म्स पे काम कर सकती हूँ, आई कैन डिक्टेट द टर्म्स। Well, very realistically speaking, I don't think आज भी मैं इस सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं बोल सकती हूँ कि हर सिचुएशन या हर प्रोजेक्ट में I can work on my own terms. No, there are constant negotiations all the time, and I think as women, unfortunately, or maybe it's a skill that we learn very early on. We learn how to negotiate very early on, क्योंकि शुरुआत से हमें, जैसे आपने खुद कहा, adjustments की आदत पड़ गई होती है. And that's, I mean, I'm not saying that that's a good thing. I'm just trying to say that as women, I think we are empowered to make better decisions, and I think we are therefore better professionals because we learn how to work in many different kinds of situations. And as an actor, वो हमारे साथ बिकॉज हम इतने अलग अलग सिचुएशंस में काम करते हैं और अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव. बट आई ऑल्सो, whenever I see younger children, whenever I see little girls and little boys, and I see the confidence with which boys walk around and the sort of shyness and the trepidation with which girls walk around, मुझे लगता है यार, we started with a disadvantage almost, you know, and we've learned how to convert that disadvantage into an advantage. I hope that we don't have to learn that. I hope that we always start with an advantage, but I feel that we've done very well for what we set out to do. But having said that, I have to say कि बहुत सारी ऐसी situations होती हैं जहाँ पर मेरे करियर में हुई हैं, जहाँ मुझे लगा है कि मेरे आसपास की औरतों से भी और आसपास के मर्दों से भी इतना बढ़ावा मिला है,
और इतना encouragement मिला है. And I think there was the one moment that I can probably identify where I felt आज मैं ऊपर is not a situation जहाँ मुझे लगा कि मैं किसी को अपने अंदर नीचे दबा सकती हूँ, because that is not true empowerment. That is just another form of being disempowered. But the true moment when I felt that, when I got an opportunity to work in a film called Kissa, in which I was working with men and women who were so sensitive to gender ideas, that the film is about, it was a small film, an independent film, हमारे देश में जैसे बोलते हैं आर्टी film, but it was a film which is addressing a lot of gender issues, क्योंकि एक family के बारे में की कहानी है जो पंजाब में रहती है, and they bring up their youngest daughter as a son because they always wanted a male child, and how the women and the men of the family negotiate that, and how it's about, of course, patriarchy, it's about displacement during the time of partition, therefore it's about identity, it's about how as women we have internalized patriarchy. So it's very empowering to talk about sisterhood, but I think we have to also acknowledge that we are as much a part of this patriarchal world as anybody else. तो हमारे अंदर भी वो पुरुष प्रधान संप्रदाय की चीजें हैं जो हम भी we in turn inflicted on other people. So yeah. तो रसिका की जो बात हमने सुनी तो लगता है कि उनको लगता है कि हाँ वो बहुत फॉर्चुनेट रही है, उन्हें ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है जो जेंडर सेंसिटिव हैं, जो हर चीज को समझते हैं, एक खुले दिमाग से देखते हैं. तस्वीर का बिल्कुल दूसरा पहलू, जहां बचपन, जहां यौवन तस्करों के जाल में फंस के झुलस जाता है, मुरझा जाता है, सुनीता कार जी ने महसूस किया है. टीनेज में वो उस चंगुल में फंस गई, वहां से न सिर्फ निकली बल्कि औरों को निकालने के लिए काम शुरू किया. तो सुनीता जी से फिर मैं आज मैं ऊपर मोमेंट के बारे में जानना चाहूंगी. तो सबको नमस्ते. मेरा नाम सुनीता कर है. मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी गांव से आई हूँ और सच में मैं ये 16 साल उम्र थी तब मैं एक ट्रैफिकिंग में फंस गई थी. तो उसके बाद मैं वहाँ से जब आई और आने के बाद मेरा एक नया उसको क्या कहते हैं फाइट शुरू हुआ अपने घर में, अपने कम्युनिटी में, अपने एजुकेशन लेने भी. तो मैंने इतना मतलब इतना स्टिग्मा मैंने पाया है ज़िंदगी में, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी. उसके बाद मैंने खुद को मैंने एक बंद कमरे में बंद कर लिया था. 3 साल मेरा ग्रेजुएशन तब तक हो जानी थी तो मैंने नहीं किया, सिर्फ इसके वजह से. उसके बाद मैंने मेरे जैसे बहुत जब देखा तो मैंने देखा कि मेरे ज़िंदगी से कुछ भी नहीं हुआ उनके ज़िंदगी के आगे. तो मैं उन लोगों को देखकर मैं उनके लिए और खुद के लिए मैंने फाइट शुरू किया और आज मैं सच में ऊपर आई हूँ. और बहुत सारा आज मैं एक नेशनल लेवल की प्लेटफॉर्म में हूँ जिसका नाम है इल्फत, इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, और जिसमें कई तरह के सर्वर्स जुड़े हुए हैं जो ट्रैफिकिंग को बंद करने के लिए बहुत अच्छी काम कर रहा है. मतलब आप लोग सोच नहीं सकते कि एजुकेशन नहीं है उनके पास, लेकिन उनका जो क्षमता होती है ना वो बहुत ही पावरफुल है. वो अपने ज़िंदगी का जो हुआ है वो छोड़कर अभी आगे जा रही है पूरे देश में ट्रैफिकिंग को बंद करने के लिए. सिर्फ वो अपने देश में नहीं, बाहर की मतलब इल्फत जो होता है उसके लिए वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहती है. और साथ ही मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आज मतलब मैं जब छोटी सी थी, एक छोटी सी लड़की, आज मैं इतने आगे बढ़ सकती हूँ. मैं देश की सिर्फ जो ट्रैफिकिंग हुए हैं उनके लिए नहीं काम कर रही हूँ, जो होने वाला है, मैं पूरे इंटायर सिस्टम जो ट्रैफिकिंग है मैं उनको बंद करना चाहती हूँ, वो लेकर मैं काम करती हूँ. तो सच में मेरे अपने आप प्राउड फील होता है. इसके लिए मुझे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. तो अपने घर, अपने परिवार, कम्युनिटी, मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी लक्ष्य जो है ट्रैफिकिंग को बंद करना और जो सर्वर्स है
उनको अच्छे एक लाइफ देना, ताकि वो एकदम सर्वव्रत थे, वो जिंदगी में कभी याद ना करे। उनको एक अच्छा लाइफ देना है। और जितने भी ट्रैफिकर्स हैं उनको अच्छे से सज़ा मिले, ताकि नए ट्रैफिकर्स पैदा ना हुए। तो इसके लिए मैं लड़ाई कर रही हूँ। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कहीं पे भी ट्रैफिकिंग का इशू अगर आप लोगों को समझ में आती है तो आप प्लीज़ उनके लिए लड़े, चुप ना रहे। तो मैं ये बोलकर अपने बात खत्म करना चाहती हूँ। चुप ना रहें। सुनीता जी ने बहुत बड़ी बात कही है और हम बाद में उनसे इस विषय में जो कानून है उसके पक्ष पे भी पूछेंगे, लेकिन आरती सिंह मैम यहाँ पर हैं, वो कानून और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जैसा कि हमने उनके परिचय में जाना कि डॉक्टर होने के बाद जब उनकी महिलाओं से उनका संपर्क हुआ, उन्होंने देखा कि किस हालात में है महिलाएं, तो उन्हें लगा कि जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये हालत बदल नहीं सकती। तो अब मैं आरती सिंह मैम से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ मैम कि आपने बहुत कुछ किया है अभी तक, तो एक ऐसा क्षण जब आपको लगा एक महिला होने का अभिमान, और एक ऐसा क्षण जब आपने या तो परिस्थितियों के कारण या आपके साथियों के कारण या सामाजिक मानसिकता के कारण महसूस किया हो कि चाह के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, उन दोनों के बारे में जानना चाहूंगी। पहला तो आपने जो पहला सवाल है आपका कि द मोमेंट वेयर आई फेल्ट दैट इंडीड आई हैव डन जस्टिस टू माय sisters and mothers and all the women around, I feel it's just a continuous journey, and we have to go a long way, and we have miles to go and promises to keep before I sleep. So how did like I always जो आपने पूछा कि ऐसा कोई क्षण, तो ऐसे बहुत क्षण आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसे क्षण आते रहने चाहिए जहां आई कैन इंस्पायर अदर वुमेन एंड आई कैन डू ट्रू जस्टिस टू द वुमेनहुड। यस, मेरा जो करियर प्रोग्रेशन है वो बहुत डिफरेंट रहा है, डाइवर्सिफाइंग रहा है, एंड द रीजन इज कि आई नेवर गेव अप। इसीलिए शायद आई हैड बीन द फर्स्ट ऑल द टाइम। आई एम द फर्स्ट लेडी डॉक्टर फ्रॉम माई prestigious institute who has changed over, because I've studied from the most prestigious institute of the country after AIIMS. It's Banaras Hindu University, which has got the AIIMS status. So usually nobody changes the profession, but I did it. I wanted to do something different. That's why I did. और एक कुछ incidences थे जब कॉलेज में when I was doing my practice and undergoing my internship in the college, वहाँ पे लेबर वार्ड में ऐसा होता था, और वो इंस्टेंस सिर्फ वहाँ का नहीं है, आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली कि वो ऑल ओवर इंडिया होता है। जब एक महिला डिलीवरी के लिए आती है लेबर वार्ड में, डिलीवरी होती है, तो महिला का पहला प्रश्न क्या होता है? एनी गेसेस? एग्जैक्टली। आप सबको मालूम है यहाँ जितनी मदर्स हैं कि वो डिलीवरी का जो पेन होता है वो कितना ज्यादा होता है, लेकिन उससे ज्यादा उनको ज्यादा चिंता होती है कि लड़की हुई कि लड़का। और फिर जो रिएक्शंस हमने देखे हैं आफ्टर एवरी डिलीवरी, द रिएक्शंस व्हिच वी हैव सीन, लड़का होता है तो लेबर वार्ड के अंदर वो महिला भी खुश है, कितनी भी पीड़ा है तो भी, और लेबर वार्ड के बाहर जो फैमिली खड़ी है वो उनसे ज्यादा खुश है। पर जब लड़की होती है तब जो रिएक्शंस होते हैं, दैट इज समथिंग विच मेक्स यू फील कि आखिर लड़कियों ने क्या गलती की है।
लड़की पैदा होती है तो वो नखुशी क्यों है? वाई इज शी अ बर्डन? ऐसा बहुत इंस्टेंसेस आहे जहां पे when a girl, a female child is born, we have seen लेबर वार्ड के बाहर फैमिली छोड़ के चली जाती है. They desert the women. She's bleeding, she's in pain, but she's deserted by the family. And her reaction is, फिर से लड़की हुई. And this is a picture all across the country. That made me think कि आखिर क्या कारण है? What is the reason? मुलगा सर्वांना का हवंय, मुली का नाही? And that made me realize कि probably we are not making a world safe and comfortable for a woman to survive, to live and to prosper. पुढे आपल्याला सर्वांना हे एक्सपिरियन्स असेल, मुलगी झाली तर पहिले आपले भावावर डिपेंडंट असतो, वडिलांवर डिपेंडंट असतो. त्याला बाहेर खेळायचे आहे तर कोणी सोडायला जातो, घेऊन येतो, इंडिपेंडेंटली जात नाही. मोठे झाल्यावर, लग्न झाल्यावर डिपेंडेंट ऑन हस्बंड, त्यानंतर डिपेंडेंट ऑन सन. सो वाय दिस डिपेंडन्सी? आणि या डिपेंडन्सीमुळे मुली नकोशी असतात. डावरी द्यावा लागतो. हायर एज्युकेशन मुलीचा झाला तर चांगला नवरा मिळत नाही. दॅट इज अ कॉमन एक्सपिरियन्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. एनी लेडी who is highly educated probably doesn't get a deserving partner. याचे पुढे हायली एज्युकेटेड, चांगले पोझिशनवर काम करणारी महिला आहे तर हॅव यू एव्हर ऑब्झर्व्ड हर फॅमिली लाईफ? most of the time she's a divorcee. Most of the time. Well, that has all nothing happened to me. I'm a proud mother of 2 daughters. Great. And a proud wife. And my parents are equally proud of me. But what I'm telling you is a scenario all across the country. And probably all across the world. So why does this happen to us? इथे आपण सगळे याच्यावर बोलतोय, आज मैं ऊपर किंवा आपली भरारी. हे सगळे सुरुवात कशी होते? मुलीला स्वतःचे डिसिशन्स घेण्याचे अधिकार आहे का? I think most of the time for the girls it's their parents who decide what she'll study, the education, and then after education, beyond education, the career, and then the life partner. It's all decided by the parents. So first of all, the most important thing is, if you have to prove yourself, you need to convince your family. And if your family, your parents are broad-minded, then definitely you have achieved half the milestone. Because you require a lot of family support. It doesn't get over here. It's not easy. Once your education is complete, you are into a career, you have made a successful career. But what after your marriage? It's easy to say. But once the kids are born, चूल व मूल कोणाची जबाबदारी आहे? अजूनही ती महिलाची जबाबदारी आहे. So what I'm trying to impress is we don't want sympathy, but an empathy. Exactly. की जे एक महिला आपल्या घरचे सगळी जबाबदारी सांभाळून बाहेर पडते, म्हणजे चूल व मूल तर सांभाळत आहे, त्याचे बरोबर when she's working in an environment, and especially a male dominated field,
And I would like to say every field is a male-dominated field. True. Every field, across the world, every field is a male-dominated field. Except for my previous profession, I was a gynecologist. So yes, gynecologists in India, many gynecologists are females, very less male gynecologists. But every other profession is, of course, dominated by males. So when you are working out, after doing all that chul wa mool responsibilities, it is expected that you work harder and more than your male counterpart. Exactly the same thing came out in the earlier discussion as well, ma'am, because we had representatives from industry and from administration. So they were pointing out these things, ki you have to work twice as hard. So now it comes to Rasika, is it the same in the entertainment industry also? और या जैसे अभी आप देख रहे हो कि different platforms आ गए हैं, तो does it give you more potential, more scope to express yourself and explore your potential as an artist? या फिर वहाँ पे भी है कि हाँ, मतलब आप as a lady, as a woman, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को prove करने की and all that. Please share your views on this. I think that that's true, that in every situation as a woman somehow, I don't know whether it's because of the way we feel about ourselves or whether it's the way that other people are making us feel. That's hard to tell, right? कि कहाँ से ये बात निकली. लेकिन वो तो है ही कि हर situation में I always feel that women have to work harder to prove themselves, and that exists, like she said, across careers. But to go back to your earlier question where you said, is there more opportunity for women because of the coming of OTT platforms? I would say yes. And there's more opportunity for everybody actually, for more opportunity for newness actually. There's more opportunity for new directors, for writers, and what that has done is it has allowed people to write the stories that they want to write, at least so far. अब आगे जाके क्या होगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन उस वजह से very interesting stories are being written, and उन कहानियों में औरतों के लिए जगह है फाइनली, हाँ, कि औरतें बस एक सपोर्टिंग रोल में नहीं है जहाँ वो मेल लीड को बस मेल लीड की कहानी सुनाने में बस असिस्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है. उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी स्टोरी है. दे आर नो लॉन्गर कार्डबोर्ड कटआउट्स. देयर आर सम शोज व्हिच देयर आर, but some which are really trying to break the gender boundaries, the gender stereotypes in the way that they write. So women characters are finally more nuanced, and finally we don't have those characters जहाँ पे एक feminism का डब्बा जो टिक कर देते हैं हम लोग कभी-कभी, बस वो टिक होके नहीं निकल लिए. But they are actually stories जहाँ पे मेहनत की गई है कि हम की एक औरत की जिंदगी को समझने की कोशिश की गई है और उसकी कहानी को दर्शाने की कोशिश की गई है. क्योंकि पहले जब ये चेंज हुआ था, एक टर्म था कि women empowerment film, and उसमें मुझे लगता था कि कई बार वो एक just to check that feminism box ना, we would make the woman look like a man, where she would be the main part, but she would be doing all these things that men would be doing. So where is that story which celebrates the life of a woman, which celebrates her vulnerabilities, which talks about her femininity? And I think आजकल वो होने लगा है, कई ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं, and I am very encouraged honestly. There's the good and bad obviously. जब इतना कुछ काम बन रहा होता है तो कहीं बुरी चीजें होंगी और कहीं अच्छी चीजें भी होंगी, but at least अच्छी चीजों के लिए जगह बन गई है और लोग उनको appreciate कर रहे हैं, तो मुझे उस बात की खुशी है. गुड एंड बैड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये भी अभी है कि OTT पे अभी सेंसरशिप नहीं है, और सेंसरशिप और कानून की जब बात होती है तो फिर से मेरा ध्यान सुनीता जी पे जाता है कि वो जो काम कर रही हैं, कानून की अभी कितनी मदद मिल रही है और कानून में कौन से लूप होल्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं ट्रैफिकर्स के द्वारा, और कौन सा एक ऐसा कानून में काम होना चाहिए जिससे आपके काम को सपोर्ट मिलेगा? देखिए, कानून की सपोर्ट तो मिलती है, लेकिन जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलती है. एक विक्टिम को जस्टिस दिलवाना सिर्फ जस्टिस मिलता है, लेकिन जस्टिस के आगे उनका जिंदगी होता है, उस जिंदगी उनको फिर से सजना संवरना होता है, तो वो होता है एक असली जस्टिस. तो कानून तो बना है बहुत कुछ, लेकिन उस कानून के अंदर जाए और
जो कानून फील्ड में अभी चल रहा है उनका हालत बहुत खराब होता है। तो एक जस्टिस के एक केस के लिए अगर जस्टिस पानी होती है तो उस केस के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन हो, एसटीयू हो, लॉयर हो, किसी भी मतलब जहाँ पे भी हो। एक लड़की अगर सबसे पहले रेस्क्यू होकर तो वो थाने में आते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में, लेकिन वहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं, मैं कोई किसी को बुरा मत समझना मुझे, लेकिन जो मैंने फील किया है और मेरे पास ऑलरेडी 4000 सर्वाइवर्स है, तो सबके सब सेम हाल है। तो जस्टिस पाने के लिए तो वो जब लोकल पुलिस स्टेशन में आते हैं तो कांस्टेबल जो होता है, खास करके लेडी कांस्टेबल, वो लड़की को समझाती कि तुम मेडिकल मत करो, 164 मत दो, आपके बारे में लोग बुरा भला सोचेंगे, बोलेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये मतलब वो लेडी को जब उस लेडी कांस्टेबल उस सर्वाइवर्स को जो सिखाता है, बोलता है, वो वही बोल देती है, जिसकी वजह से ना आगे चल के उनका केस बहुत ही ढीले पड़ जाता है, उनका कुछ भी केस स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है, और उनका जो एक हक होता है ना, विक्टिम कॉम्पेंसेशन जिसका हम बोलते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने और भी दिक्कत है, तो मैं जाऊंगी तो बहुत डीपली चले जाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, विक्टिम के लिए बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए हम जहाँ जहाँ पे हमारा सर्वाइवर्स है उनके लिए हम लड़ते हैं। बहुत बार उस पुलिस स्टेशन की पुलिस से एडवोकेसी करना पड़ता है, एसटीयू के लिए एसटी के पास भी एडवोकेसी करना पड़ता है ताकि उनका केस लेकर इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन हो, और लॉयर से भी बहुत बात करना पड़ता है, उनसे बिना पैसा मांगे उनके केस हैंडल करे। अब गवर्नमेंट की लॉयर हो तो फ्री में उनका केस देखो। तो और एक बहुत मतलब मेरे एक्सपीरियंस है लॉ कम्युनिटी कैसे सपोर्ट करती है बोल रही है तो मैंने नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बंगाल में, तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। विक्टिम कंपेंसेशन जो है मतलब डालसा सालसा या नालसा हम बोलते हैं, जहाँ से मिलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वहाँ पे उन खुद लॉयर जो है जो वीसी दिलाने के लिए मदद करते हैं, उनको खुद को वीसी क्या है पता नहीं है। तो आप सोचिए अगर वो खुद लॉयर है, विक्टिम कंपेंसेशन उनको पता नहीं है, लेकिन वो ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स के लिए डालसा में बैठी है, नालसा में सालसा में बैठी है, तो जाके उनको समझाना पड़ता है कि विक्टिम कंपेंसेशन क्या है, क्यों विक्टिम कंपेंसेशन एक सर्वाइवर को चाहिए। तो ऐसे सपोर्ट मिलते हैं। सुनीता मैम की बात सुन के मैम एक चीज जो आरती मैम ऐसे लग रहा है कि अवेयरनेस, यानी जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ से, लॉयर्स हो या पुलिस ऑफिसर्स या कांस्टेबल्स एंड ऑल, उनमें भी अवेयरनेस थोड़ा सा कम है। तो कुछ ऐसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कुछ हो सकती है जिसमें कि अवेयरनेस का लेवल बढ़ाएं हम, क्राइम अगेंस्ट विमेन हो या ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। कुछ उस पे मैम आप बताएंगी? Yes, very true. We need to have sensitivity, more sensitivity towards such victims. So this needs to spread at a very fast pace and across all sectors of the society, and especially the law enforcing agency. I do admit we are changing. Earlier we were not that sensitive, but now we are changing and we are being more sensitive to such issues, and the laws have also been amended. तो अभी जो भी victim ऐसे police station में आती है, so we have a special cell, and every unit, especially in Maharashtra, every unit has a dedicated cell where victims of violence, gender violence especially, they are exclusively we have a dedicated team who has been trained for this. They are exclusively only for monitoring, and not only monitoring but helping such victim, or almost all across the state compulsorily every unit has to start that. उसमें होता क्या है, जब भी कोई भी victim आती है तो victim का सबसे पहले FIR registration से लेके उसकी legal counseling के बाद जो कि भी मेडिकल एड चाहिए
और तीसरा सबसे बड़ी ज़रूरत, एक और ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की. So there is a one-stop center at every unit in Maharashtra, across all the rural areas, I mean, and the city areas as well. And Maharashtra police especially is changing towards its sensitivity towards the gender, violence related to women. So these units are working very well now, and I don't think such experience would come again. We are all focusing on that. थैंक यू सो मच. हाँ श्योर मैम, बोलिए सुनीता तो जी. आपने एक सवाल पूछा, बाद हाँ. में ख्याल आया कि क्या बिल होना चाहिए. हाँ. तो हाल ही में एक बिल का जिक्र हो रही है जिसको हम टिप बिल बोलते हैं, ट्रैफिकिंग इन पर्सन बिल. तो अगर वो बिल आ जाएगा, और उस बिल में ना हमने उस बिल के लिए बहुत स्टडी किया कि उस बिल में क्या है, सच में वो बिल है या फिर ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स के लिए काम करने वाला बिल है. तो स्टडी करने के बाद देखा एक छोटी छोटी बहुत चीज़ है जो आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर जब घुसोगे, एक विक्टिम के बात सुनोगे उस पॉइंट को लेकर, तो तब समझ में आएगा कि नहीं, ये थोड़ी अगर चेंज होगा तो अच्छा होगा. तो हमने वैसे ही हमारा जो 4000 जो सर्वाइवर्स है उनके साथ उस बिल को लेकर हमने बैठा है, उनको समझाया है. उनके पास से जो इनपुट आया है हमने उसको इकट्ठा करके हाल ही दिसंबर में विंटर सेशन में हमने सोचा था कि वो बिल पार्लियामेंट में आएगी. तो इसके लिए हमने अलग अलग स्टेट की लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट की जो एमपीज होता है 14 एमपीज के साथ हमने एडवोकेसी किया ताकि वो हमें मदद करे, हमारा जो इनपुट है उस बिल में आए. जो बिल लिखने वाले ड्राफ्ट लिखते हैं उनके साथ भी एडवोकेसी किया है. बहुत सारा मीडिया के पास भी गए हैं ताकि मीडिया भी आवाज़ उठाए उस बिल को लेकर, हमारे देश के लोग उस बिल के लिए जान पाए. तो एक ही रिक्वेस्ट है, मैं मैम को भी बोल रही हूँ और बाकी आप सब बहुत जगह से आए हो, आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो इस बिल, ट्रैफिकिंग के रोकने के लिए ये बिल बहुत अच्छा है. अभी जो बन रहा है, पहले तो नहीं थे, स्टडी करने के बाद, कुछ इनपुट करने के बाद अभी बहुत अच्छा आ रहा है. तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो इस बिल को पास कराने के लिए तो आप कुछ मदद कर दीजिएगा. जो मदद कर सकते हैं, मदद करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे. आपने बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई है सुनीता जी, क्योंकि इससे पहले दड़ा जी ने अपने उद्बोधन में भी बताया था कि वुमेन समिट में ही एक बार एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में भी इशू उठा था और फिर वो चीज़ पार्लियामेंट में गई और वो वहाँ पे हुआ वो लॉ. तो जो भी इश्यूज इन समिट्स में या हमारे में कार्यक्रमों में उठाते हैं, फिर क्योंकि एक मीडिया हाउस होने के नाते उसका फॉलोअप भी होता है आगे, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये जो सोच उठ रही है वो आगे जाके लॉ में और लीगल मेजर में ज़रूर कन्वर्ट होगी. वो चीज़ हम बिल्कुल सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे होगा. और रसिका से मैं कहूँगी कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो ड्रीम्स की है, माया नगरी बोलते हैं मुंबई को, लेकिन ये भी सही है कि आप सपनों में खोए रहते हो तो हकीकत में आप ज़मीन पे गिर पड़ते हो. तो क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है, तीनों मीडियम्स का लिया है, काफ़ी आपने काम जो आपका है वैरिड है, तो यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे या तो उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे जो इस फील्ड में आना चाहेंगे या कुछ, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर हिम्मत है तो आ जाओ. क्या बात है, इतनी साफगोई से कोई एडवाइस नहीं देता. नहीं तो नहीं. Sorry, Aarti ji saying don't discourage them, but no, I mean definitely my life is much easier than that of a police officer. वो तो मैंने एक शो किया है दिल्ली क्राइम जिसमें मैं एक आईपीएस ऑफिसर का रोल करती हूँ, जिसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया. तो मैंने पुलिस स्टेशन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. सो मुझे पता है, एंड आई वुड से दैट यस, द लाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इज मच हार्डर देन द लाइफ ऑफ एन एक्टर. सो नहीं, मतलब एक्टर की ज़िंदगी में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, लक भी होता है, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आ जाइए, नहीं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. बिल्कुल, ये किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बड़ा सक्सेस मंत्रा है. और इस सत्र के कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आरती मैम से लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एज अ डॉक्टर, एज अ पुलिस ऑफिसर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है. तो हम लोग जो बात करते हैं कि कोई ग्लास सीलिंग इमेजिनरी होती है जो लोगों को रोकती है, या कुछ हमारे दिमाग में है या सिस्टम में है, तो उसे हम ब्रेक कैसे करें और फिर उससे आगे कैसे बढ़ जाएं,
ये आप जरूर बोल दीजिए ताकि सब लोग यहाँ से मोटिवेट हो जाएंगे इस सेशन के बाद। सारी ग्लास सीलिंग हमारे अंदर है, हमने जिस दिन चाहा उस दिन ब्रेक हो जाएगी, दुनिया कुछ भी सोचती रहे। मेरी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में ज्वाइन करने के बाद जे या राज्यात सर्वात अति दुर्गम अति संवेदनशील पोस्टिंग आहे, जे नक्षल प्रभावित क्षेत्र आहे गडचिरोली, आणि त्या जिल्ह्याचा सगळ्यात कोपऱ्यात जे तालुका आहे जे अगदी छत्तीसगडमध्ये आहे भामरागड, तिथे माझी पहिली पोस्टिंग झाली. अँड आय एम द फर्स्ट अँड द लास्ट lady IPS officer who has served in Gadchiroli and successfully completed my turn. I carried on many anti-Naxal operations. That's why you see my uniform decorated with so many medals. So, and that too within 2 years of my service, because I took up this challenge. I'm telling you this story because the glass ceiling is just a mental barrier. Of course, it's easier said than done, because when I joined, I was told by subordinates, I mean, in a casual way, की मॅडम तुम्हाला इथे नाही आले पाहिजे होता, हा तुमचे करिता नाही आहे, तुम्ही इथून जावा, बदली करून जावा इथून. बट 2-3 महिन्यानंतर त्यांना समजला की हे बदली करून जाणारे नाही आहे, इथेच त्यांचे बरोबरच काम करणारे त्यांना घेऊन आणि लीड फ्रॉम फ्रंट. सो दॅट हॅड बीन माय स्ट्रॅटेजी ऑलवेज. And I remember, I'll just share another instance with you. I was also the first SP of the, first lady SP of the largest district of Maharashtra in terms of number of police stations. Nashik is the largest district of Maharashtra in terms of number of police stations. It has 40 police stations. So I was heading the district as the first lady SP. So when I joined, a reporter came to me and he was saying की तुमचे अगोदर जे जे इथे SP राहिलेले आहेत त्यांनी हे काम केलं ते काम केलं. I just said की ठीक आहे, मी पण चांगलं काम करण्याची माझी तयारी आहे. तो ही रिप्लाइड की मॅडम तुम्ही तर महिला आहोत, तुमच्याकडून आम्हाला काही अपेक्षा नाही. आणि आफ्टर when my tenure was getting over, he came to me and he said, मॅडम तुम्हाला कडक सल्यूट, जे तुम्ही केला नाशिकमध्ये मालेगावमध्ये ते इथे कोणी पुरुष SP राहिला असता. आय एम नॉट belittling anyone, but the same journalist, he came to me and he said की जे काम तुम्ही केला, especially leading from the front, कारण तो कोविड काळ होता आणि नाशिकमध्ये एक मालेगाव तालुका आहे जिथे तेव्हा कोविडच्या आणि कोविड बरोबर, कारण तिथे फक्त कोविडचा त्रास नव्हता, तर कोविड बरोबर एक मोठा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तयार झाला होता, कारण तो कम्युनली संवेदनशील तालुका आहे नाशिकचा. आणि तेव्हा तो काळ पण असा होता की कोविडची काही SOP नव्हती. पब्लिक बरोबर आमचे स्वतःचे जे आमच्या मनुष्यबळ आहे ते सुद्धा कोविड काय आहे माहीत नसल्यामुळे ते घाबरत होते. सो पीपल वेर अ लिटल स्कॅर्ड अँड माय ओन फोर्स were a little scared at the ground. So I left my headquarters, I stayed there, I camped there with them for around 2 months, brought the situation under control, and then that Malegaon pattern became a model for not only the state, not only for the country, but even the WHO team has come and visited what exactly was done in Malegaon, that the COVID situation got, it got automatically so much under control. So there was articles written on me, not only in the national newspapers, but there's an international newspaper, Khalij Times, UAE based, the most oldest and the most widely read newspaper. So that had given a full page article on an Indian IPS officer, lady IPS officer, who did incredibly so well, which nobody else could did. And I just give you, I just cited an example, की ते सेम पत्रकार 2 वर्षानंतर मला येऊन म्हणतात की तुम्हाला कडक सल्यूट मॅडम, जे तुम्ही केले ते कोणी करू शकत नव्हतं. सो इट जस्ट दॅट एव्हरी टाइम
you have to, because everywhere you go, you have to first prove yourself, because yes, you're always seen की हे महिला आहे, पुरुष सारखी, तर सोडा अपेक्षा ही ठेवणे कठीण आहे. पण नंतर you just don't have to respond instantly, because action speaks louder than words, and that I think should be imbibed by all of us, and that is how we should go on. Thank you. So let your work speak for yourself. इस सेशन की जो हमारी तीनों पैनलिस्ट हैं, स्ट्रॉन्ग विमेन इन देयर फील्ड, उन्होंने हमें ये बताया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, लेकिन हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. सो नेवर स्टॉप फाइटिंग and always stand for yourself. Thank you so much, Rasika ji, Aarti ma'am, Sunita ji. Thank you so much for being here and sharing your views with us. बहुत बहुत